महमूद अचकज़ई साहब बिल आखिर फौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सवाल यह कि क्या अफवाज पाकिस्तान भी महमूद अचकज़ई साहब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है या नहीं है, और इमरान खान साहब क्या अचकज़ई साहब को धोखा दे रहे हैं, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। मुराद सईद साहब छुपे हुए कहाँ हैं और क्या उनकी वजह से पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ढीला हो रहा है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और काजी फायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का मसला बिल आखिर है क्या, ये भी इसी वीलॉग में डिस्कस होगा। और 8 सितंबर को इमरान खान साहब जलसे में करना क्या चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। और हमें इस महीने अभी 38,000 नए सब्सक्राइबर चाहिए और इसके बाद हम 50,000 की तादाद को पहुंच जाएंगे, और मेरा ख्याल है ये नामुमकिन नहीं है और हमें आपके थोड़े से तावन की ज़रूरत है। और इसी तरह वीलॉग के आखिर में आज का मसला और आज का मैसेज ये भी हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, महमूद अचकज़ई साहब ने एक तकरीर की पार्लियामेंट में जो वाकई ही सुनने से लायक है। उन्होंने जो बातें की हमें भी यकीन नहीं आ रहा था सुन के कि अचकज़ई साहब कर रहे हैं, ऑल्दो कि उनका माजी में जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी हार्ड रहा है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, लेकिन अभी जो उन्होंने बातें की वो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ठीक थी। वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ। लेकिन असल सवाल अब दरमियान में ये उठता है कि खान साहब उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। खान साहब कभी कहते हैं कि मैंने इससे मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आप कर लें, मुझे एतराज़ नहीं है, फिर कहते हैं जी कि उनसे करूंगा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चला रहे हैं। तो ये पूरी स्टोरी है क्या, अचकज़ई साहब के साथ मुस्तकबिल में क्या जा रहा है, आपको डिटेल से बताते हैं स्टोरी में। अब महमूद अचकज़ई साहब जो है ना वो बड़े, मेरा ख्याल है बुजुर्गज़ीदा वो सियासतदान है और हर सियासी जमात उनका एहतराम करती है। उनके साथ पॉलिटिकल इख्तलाफात आपके हो सकते हैं, लेकिन जो उनका स्टैचर है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई हरफ नहीं आ सकता और हर शख्स उनको तस्लीम करता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इवन इमरान खान साहब भी उनको तस्लीम करते हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2014 में जो इमरान खान साहब ने धरना दिया था तो उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि अशरफ गनी साहब अफ़गानिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट बने थे और जो हामिद करज़ई साहब हैं वो उससे पहले प्रेसिडेंट थे। वहाँ पे उनका टन्योर ख़त्म हो रहा था और अशरफ गनी साहब का इलेक्शन हो रहा था, तो उसमें हमारे इदारों ने अशरफ गनी साहब को सपोर्ट की थी और उस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बन गई 2013 में। और जब ये बताया गया उन्हें कि जनाब हमने एक बड़ा अच्छा टारगेट अचीव कर लिया है, अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो अशरफ गनी साहब हैं वो प्रेसिडेंट हैं और उसमें हमने उनको बहुत सपोर्ट किया है, तो इस पर मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा जी आपने दूसरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है उसके अंदर बाकायदा आपने अपना वज़न डाला या उसको मैनेज किया, तो ये अनएक्सेप्टेबल है मेरे लिए। दूसरा, आपको क्या ज़रूरत थी कि आप अपना एक प्रेसिडेंट लाने की कोशिश करें वहाँ पे, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट आ जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका साथ भी दे। तो इस पे मियां नवाज शरीफ साहब बड़े नाराज़ हुए और यहाँ से फिर मामला ख़राब होना शुरू हुआ। उससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था और ये इंसिडेंट दूसरा है। उससे पहले जो इंसिडेंट था उसमें महमूद अचकज़ई साहब का भी एक हाथ था। वो इस तरह था कि एक इस्तांबुल के अंदर, बल्कि अंकारा के अंदर एक मीटिंग हुई थी और उसमें अब्दुल्ला गुल साहब जो उसमें प्रेसिडेंट थे टर्की के, वो उन्होंने इस तरह किया कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बनाने का उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ से बुलाया था और साथ उन्होंने हामिद करज़ई साहब को जो प्रेसिडेंट थे उनको बुलवाया था और ये दोनों अंकारा गए थे और यहाँ से जनरल राहील शरीफ साहब को और जनरल अब्बासी साहब, ज़हीरुल इस्लाम साहब को जो यहाँ पे DGISI थे, उनको मियां नवाज शरीफ साहब साथ लेके गए थे। वहाँ अब्दुल्ला गुल साहब बैठे हुए थे और इस साइड से जो हामिद करज़ई साहब हैं उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान की क़यादत भी बैठी हुई है, तो उन्होंने बहुत सारे संदूक खोल लिए, बहुत सारे चैप्टर खोल लिए उन्होंने और वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की चढ़ाई कर दी उन्होंने, राहील शरीफ साहब के ऊपर भी और साथ साथ जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर भी। तो अब ये दोनों जनरल्स देख रहे थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो उसे दरमियान में इंटरवेंशन करनी चाहिए और उसे मामलात को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब खामोशी से बैठ कर देखते रहे और इस बात पे दोनों का दिल टूट गया कि जनाब ये हमारे साथ गए थे, बल्कि हम इनके साथ गए थे और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और इनको ये चाहिए था कि ये वहाँ पे उनको रोक दे करज़ई साहब को और उसके बाद अपने लेवल पे मुज़ाकरात करते, उन्हें हमारे साथ थ्रू ना होने देते। लेकिन वो हामिद करज़ई साहब थ्रू हुए और डायरेक्ट हुए, इनके साथ डायरेक्ट हो गए और वहाँ पे फिर जनरल अब्बासी साहब बोल पड़े, बाकायदा वो बोल पड़े और इतना ज़्यादा हार्श किस्म के दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई कि अब्दुल्ला गुल साहब को इंटरवीन करना पड़ गया दरमियान, उन्हें चुप करवाना पड़ गया दोनों को। उसके बाद उसी मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि महमूद अचकज़ई साहब को भेजा जाएगा अफ़गानिस्तान
और वहाँ पे वो सबूत इकट्ठे करके वो यहाँ लेकर आएंगे और फिर उसके बाद दोबारा मीटिंग होगी, फिर देखा जाएगा कि क्या पाकिस्तान ने को वाकई अफगानिस्तान के अंदर गड़बड़ की है या किसी जगह इन्वॉल्व है या नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ आके महमूद अचकज़ई साहब को भेजा हामिद करज़ई साहब के पास। हामिद करज़ई साहब ने उन्हें प्रेसिडेंशियल पैलेस में रखा और 6-7 दिन रख के उनकी मेहमान नवाजी की और उन्हें बहुत सारे सबूत दिए या 100 कार्ड पेपर्स उन्होंने दिए। तो महमूद अचकज़ई साहब वो पेपर लेके यहाँ आ गए, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को दिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये सारे के सारे पेपर जो हैं वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम को फौरी तौर पे फैक्स कर दिया जाए या उनको ईमेल कर दिया जाए। तो वो पेपर जो थे सारे के सारे ईमेल कर दिए गए और उनको कहा गया ले जी आप जवाब दें। तो इस पे आर्मी नाराज़ हो गई कि जनाब आप हमारी साइड पे हैं या फिर आप हामिद करज़ई साहब की साइड पे। उसके बाद फिर ये इलेक्शन हो गए तो वहाँ पे अशरफ गनी साहब आ गए और इस पे भी मियां नवाज शरीफ साहब बड़े नाराज़ हुए। तो यही वजह थी कि उसके बाद इमरान खान साहब को सपोर्ट मिली। इमरान खान साहब ने फिर यहाँ पे धरना दे दिया और उस धरने में वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं लेते थे, वो महमूद अचकज़ई साहब का नाम भी लेते थे। महमूद अचकज़ई साहब की चादर उससे उपोड़ के ना बाकायदा नकलें उतारते होते थे, शायद आपको याद। उसकी बुनियादी वजह जी, तो उसकी डिटेल ये है, उसकी बैकग्राउंड ये है। बहरहाल उसके बाद इसके बावजूद महमूद अचकज़ई साहब के मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात ठीक रहे और इमरान खान साहब के साथ भी ताल्लुकात ठीक रहे। जिस मियां नवाज शरीफ साहब बाहर थे तो इस दौरान, और यहाँ पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, इस दौरान भी महमूद अचकज़ई साहब ने दोनों के दरमियान राब्ता कायम करवाने की कोशिश की थी, लेकिन या मियां नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे या इमरान खान साहब नहीं माने थे। कहीं कोई एक गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से ये मामला सेटल नहीं हो सके थे। महमूद अचकज़ई साहब ने पूरी कोशिश की थी कि ये सेटलमेंट किसी न किसी तरीके से हो जाए। बहरहाल वक्त बदल गया, वक्त तब्दील हो गया, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए, वो जेल में चले गए, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई सारे। और उसके बाद महमूद अचकज़ई साहब ने फिर दोबारा ये इनिशिएटिव लिया। इस बार उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से इनिशिएटिव लिया, पहले हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से इनिशिएटिव लिया। और अंदरूनी ख़बरें ये हैं कि उनकी बाकायदा महमूद अचकज़ई साहब की मुलाकातें हुई हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके रब्ते हुए हैं और साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये सेटलमेंट हो, इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो है एक ब्रिज बना जाए। अब ये जो ब्रिज बनने का काम है ये ज़ाहिर है हो रहा है, कहीं ना कहीं से डायलॉग हो रहे हैं और इस दौरान यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को कहा है, क्योंकि सेंसिबल आदमी है वो, और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनके बड़े ताल्लुकात अच्छे और नवाज शरीफ साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात। पूरी पार्टी में शायद ये वाहिद आदमी है राना सनाउल्लाह साहब जो दोनों जगहों पर फिट हैं, यानी ये दोनों धड़ों के अंदर फिट हैं और दोनों इनके ऊपर एतबार करते हैं। तो राना साहब को उन्होंने कहा कि आप इसमें किरदार अदा करें, लेकिन ये खबर जो है ये निकल गई। ये खबर जो निकली है ना वो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब की जो कार्रवाई है या महमूद अचकज़ई साहब की जो कार्रवाई है उसको सबोटाज करने के लिए निकली है खबर, और वो खबर छपी और उससे एक नया बहरान पैदा हो गया पाकिस्तान में, आपने देखा होगा। और उस पर पार्टी ने जो लोग नहीं चाहते कि ये समझौता हो, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब शामिल हैं, उसमें और बहुत सारे लोग शामिल हैं, वो नहीं चाहते कि किसी किस्म के महमूद अचकज़ई साहब के ज़रिए इमरान खान साहब के और मियां नवाज शरीफ के मुज़ाकरात हो। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने एक पोजीशन ले ली जो इस वक्त बनती नहीं थे उनकी। तो ख्वाजा आसिफ साहब की आप तकरीर सुन लें, कल उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर कह दिया कि NRO लेना चाहते हैं। भाई मसला ये है कि अगर उन्होंने NRO लेना ही है तो आपके पास कौन सी पावर है कि आप NRO दे रहे, पता नहीं आप मुज़ाकरात करने के काबिल भी हैं या नहीं है। और इमरान खान साहब इस मामले में बिल्कुल ठीक हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात करने का क्या फ़ायदा, इनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है, ये मुज़ाकरात में क्या करेंगे साहब। तो इस मामले में इमरान खान का मामला ठीक। लेकिन बहरहाल महमूद अचकज़ई ने बहुत अच्छी बात की है कौमी असम्बली में, क्योंकि कुछ तवक्को नहीं थी महमूद अचकज़ई साहब से कि कभी वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन बड़ी हार्ड थी और वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, शुरू से एंटी स्टैब्लिशमेंट है और उन्होंने कभी अपना स्टांस चेंज नहीं किया किसी दौर में भी। गो उनके भाई जो है बलूचिस्तान के अंदर गवर्नर भी रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी भी इनके महमूद अचकज़ई साहब के तल्लुकात ठीक नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद बड़ा दिल करके उन्होंने इस रियलिटी को तस्लीम किया कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसका नाम इस्टेब्लिशमेंट है, और अगर हम इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं चल सकता। तो इन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दिया है वैसे उनको, इनकी तरफ से ये बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है, इसको सिग्नल समझें। अब अगर दूसरी तरफ से अफवाज पाकिस्तान की तरफ से अचकज़ई साहब के साथ रब्ता कर लिया जाता है या गवर्नमेंट से ये कहा जाता है कि आप अचकज़ई साहब के साथ मुज़ाकरात करें, तो ये जो बर्फ़ है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये फिर बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव होगा। तो ये जो तकरीर 3.25 मिनट की है ना, इसको आप एक सफ़ेद झंडी समझें, और ये जो सफ़ेद झंडी है ये सिर्फ महमूद अचकज़ई साहब की तरफ से नहीं है, ये इमरान खान साहब की तरफ से भी है। अब दूसरी तरफ से सिर्फ हाथ पकड़ने की देर है और ये मामला सेटल हो जाएंगे।
अब अगला सवाल ये है कि क्या दूसरी साइड से हाथ पकड़ा जा सकता है। मेरा ख्याल है वही शर्त रखी जाएगी महमूद अचकज़ई साहब के सामने कि ये 9 मई के ऊपर जो है वो माफ़ी मांग लें, और इसमें हर्ज कोई नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है। और साथ उनको ये बताया जाएगा कि ये देख लें, ये सबूत है, और अगर ये सबूत आप समझते हैं कि झूठा है तो फिर तो मामलात नहीं हो सकते, आप इसकी तस्दीक कर लें, इमरान खान साहब की ऑडियो की तस्दीक कर लें, या ना फैज़ हमीद साहब के एतराफ़ात की कर लें, और ये जो फ़ोन नंबर्स हैं इनकी आप तस्दीक कर लें। और अगर आप तस्दीक के बाद इस नुक्ते पे पहुंच जाते हैं कि ये गलती इमरान खान साहब से हुई है, तो फिर सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो गलती अपनी तस्लीम कर लें। तो इसके ऊपर अंदर ये हो सकता है कि अचकज़ई साहब नवाज शरीफ साहब को तैयार कर लें, शहबाज साहब को तब तैयार कर लें, या फिर एस्टैब्लिशमेंट को तैयार कर लें कि ये जो अपॉलोजी है ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो जाए, बजाय इसके कि सीधी सीधी जी मैं सिद्ध के दिल से तस्लीम करता हूँ कि मुझसे गलती होगी, अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दे, मेरी पार्टी को माफ़ कर दे, और मैं आइंदा अपने आप को सही रखूँगा। इसके बजाय अगर नरम अल्फाज कर लिए जाएँ कि जनाब हो सकता है कि हमारे लोगों की गलती हो, क्योंकि हमारे लोग तो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, बेवकूफ़ हैं, ये बच्चे हैं और ये गलती कर बैठे हैं, और मैं इनके बिहाफ पे ये तस्लीम करता हूँ कि क्योंकि मेरे वर्कर्स हैं और इन्होंने जो गलती की है, मैं बड़ा होने की वजह से इस गलती को तस्लीम करता हूँ, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की तौहीन हुई है, उसमें मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने बच्चों की तरफ से। तो इस तरह करके इमरान खान साहब जो है वो माफ़ी भी मांग सकते हैं और उनकी इज़्ज़त भी रह सकती है। मेरा ख्याल अचकज़ई साहब कोशिश करेंगे कि इस किस्म का मामला हो जाए, माफ़ी भी हो जाए, और इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी ना हो जाए। रास्ता सिर्फ यही है, क्योंकि कहा जाता है कि जब जंग होती है तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या टेबल पे बैठे या कब्रिस्तान पे बैठे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये जंग है बेसिकली, इसके अंदर आपके पास टेबल का ऑप्शन है या कब्रिस्तान का ऑप्शन है। ये नहीं हो सकता कि आप इस जंग को जीत सके, क्योंकि अपने साथ जो जंग होती है उसको जीतना इतना आसान काम नहीं होता, और अगर आप जीत भी जाएं तो फिर लाशों के ऊपर ही बैठ के आप जश्न मनाएंगे, फ़ायदा उसका कोई नहीं। और इमरान खान साहब इस चीज़ को समझते हैं, उन्हें पता है कि अगर ये मौका मैंने ज़ाया कर दिया तो ये सितंबर का महीना मेरे लिए बड़ा सख्त है, यहाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा, मिलिट्री कोर्ट में मेरा केस चलना शुरू हो जाएगा, और ये जजेस जो हैं ये भी मुझे सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो अचकज़ई साहब का मेरा ख्याल है जो फ़ैसला है, जो इनका ऐलान है, बहुत अच्छा है, और उनकी बातें 100% दुरुस्त हैं। अगर हमने मामलात को सेटल ना किया तो पाकिस्तान खुदा न खासा किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाएगा, और अचकज़ई साहब की इस आवाज़ को, इस बात को सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन जॉय साहब यहाँ एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि खान साहब ने क्या मैंडेट दिया हुआ है? वो तो कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करूंगा उनसे कि जिनके पास ताकत है, सियासी पार्टियों से करूंगा नहीं, फिर कहते हैं चलें अचकज़ई साहब कर भी लें दरमियान में। अचकज़ई साहब के साथ खान साहब क्या करेंगे? नहीं, खान साहब ने वैसे वो दोनों कार्ड खेल रहे हैं। वो अचकज़ई साहब को उन्होंने कहा हुआ है कि ठीक है आप मुज़ाकरात करें। उनका ख्याल ये है ना कि अगर ये मामला सेटल हो गया तो अच्छी बात है, मैं तो एक साइड पे बैठा हूँ, और अगर अचकज़ई साहब कोई कंक्रीट किस्म का प्लान ले आते हैं तो हमारा क्या जाता है। साथ साथ वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ भी झंडी लहरा रहे हैं कि जी आप ही माई बाप हैं, आप ही से बात हो सकती है, ये तो कठपुतलियाँ हैं, इनके साथ मैं क्या बात करूँ, ये तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इन्होंने तो हमें नुकसान पहुँचाया है, तो हम इनको कैसे माने, वगैरह वगैरह। तो वो दोनों कार्ड्स खेल रहे हैं कि कोई एक तो चलेगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। ऐसे 2 बम होते हैं ना, उनको दोनों को आप ट्रिगर कर देते हैं, कोई ना कोई एक तो चलेगा। तो अगर ये वाले चल गए तो इमरान खान साहब कामयाब है, अगर वो वाला चल गया फिर कामयाब है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अफवाज पाकिस्तान जो है ना डायरेक्ट इमरान खान के साथ बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करेगी। ये एक क्लियर लाइन है, और मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई इस लाइन को क्रॉस करेगा। इमरान खान साहब की कोशिश होगी कि जब मुज़ाकरात हों तो उसमें अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे भी बैठे हों, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ से कोई बंदा बैठेगा। ठीक है, लेकिन खान साहब के पूरी तरह से चांसेस हैं कि अगर फार्मूला उनकी मर्जी का ना हुआ तो अचकज़ई साहब को बड़ा दचका या धोखा मिल सकता है। वो तो इमरान खान साहब तो ये चाहते हैं हमें रिहा किया जाए, हमें गवर्नमेंट दी जाए। गवर्नमेंट तो उनको नहीं मिल सकती, उनको भी पता है। रिहाई अलबत्ता ये है कि इसके ऊपर हो सकता है, लेकिन फिर अचकज़ई साहब को ये गारंटी देनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब बाहर निकल के कोई फसाद नहीं करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, कोई जलसे जुलूस नहीं करेंगे, और वो सेटलमेंट करेंगे इनके साथ कि जनाब मिड टर्म इलेक्शन करवा लेते हैं, 2.5 साल आप हुकूमत कर लें, उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन करवा लेते हैं, या 2.5 साल बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं इमरान खान साहब। तो ये कोई एग्रीमेंट उनको करना पड़ेगा, और अचकज़ई साहब को इसकी गारंटी देनी पड़ेगी, और अगर गारंटी अचकज़ई साहब नहीं देंगे तो फिर ये मामला आगे नहीं चल सकेगा। लेकिन इमरान खान साहब की जो गारंटी है वो इतना आसान काम नहीं होता है। खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। खान साहब पता चले अचकज़ई साहब के खिलाफ तकरीर ठोक के अपने घर चले गए वो। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है जी हमारी मुराद सईद साहब के हवाले से। नाज़रीन, आपको पता है हमारा स्ट्रक्चर क्या है एक सूबे का,
कि एक वज़ीर आला होता है और वो पूरी गवर्नमेंट चलाता है, लेकिन ऐसा आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि वज़ीर आला के होते हुए गवर्नमेंट कोई और चला रहा है, उसकी मर्जी से ये डिसीजंस हो रहे हैं और बंदा भी वो जो इख्तियारी है वो कहाँ है ये भी नहीं पता। ये बात हो रही है मुराद सईद की, ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। हाँ, मुराद सईद साहब जो है खैबर पख्तूनख्वा में, बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर वो सेफ़ नहीं है और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वहाँ चले गए कोई ग्रुप भी उनको अगवा कर सकता है, और किसी ने अगर अगवा कर लिया तो वो एक सुनहरी मुर्गी है, सोने की मुर्गी है, और उनसे जो अंडे हासिल करेंगे तालिबान सबको पता है, तो वो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि वो वहाँ पे जाकर छुप जाएं। और ना सेंट्रल एशिया में किसी और मुल्क में, क्योंकि किसी मुल्क में भी जाएँ तो ज़ाहिर कहीं ना कहीं आप ट्रेस हो जाते हैं। मेरा ख्याल है वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट की अपनी कस्टडी में है, उनको गंडापुर साहब ने महफूज मकाम पे महफूज रखा हुआ है, और उसके बाद वो वहाँ पे अपने इख्तियारात को भी इंजॉय कर रहे हैं। पार्टी के अंदर जो फूट डाली है उसके अंदर मुराद सईद साहब का बड़ा हाथ है, क्योंकि एक जज्बाती आदमी है, बहुत ज़्यादा अकल इस्तेमाल नहीं करते वो, और ख़यालात उनके इसी तरह ही होते हैं कि 1 अरब 2 अरब डॉलर जो है इसके मुंह पे मारे, 2 अरब डॉलर उसके मुंह पे मारे, तो वो जो है ना 200 अरब, बल्कि माफ़ी चाहता हूँ यार, नहीं 100 अरब डॉलर इसके मुंह पे मारे, 100 अरब डॉलर उसके मुंह पे मारे। 200 अरब रुपए का, 200 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट था उनका मुंह पे मारने का, और वो प्रोजेक्ट नहीं चल सका। तो वो अब इस हद तक ताकतवर हैं कि उन्होंने एक मिनिस्टर को फारग करवा दिया, और फिर उनके उस मिनिस्टर के जो हामी थे उनको फारग करवा दिया उन्होंने। फिर वो ऊपर जो वफाकी उनका स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो अपने तीर चला रहे हैं, उसमें कभी गौहर खान के ख़िलाफ़ हो जाता है कार्रवाई, कभी उमर अयूब के ख़िलाफ़ हो जाती है, फिर पंजाब में जो हमाद अदर साहब हैं उनके भी वो ख़िलाफ़ हैं। तो पार्टी का सारा स्ट्रक्चर जो है ना उन्होंने हिला के रख दिया। अब इमरान खान साहब ने अगर पार्टी बचानी है तो अली अमीन गंडापुर साहब को उन्हें साथ देना पड़ेगा, क्योंकि गंडापुर साहब तो वहाँ पे मजबूर हैं। और ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन ये भी याद रखी है कि गंडापुर साहब के अपने लोगों ने रिलीज़ की हैं, अपने लोगों ने बताया है कि जी मुराद सईद साहब जो है ना वो क्या कर रहे हैं, इससे पहले किसी को पता ही नहीं था। अब गंडापुर साहब ने किसी को आंख मारी होगी, नहीं कर दो यार, क्योंकि वो भी नको नक हो गए होंगे, जिसको पंजाबी कहते, तंग आ गए ना जी वो भी, प्रेशर कि यार मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और एक साइड पे ये इख्तियारात जो है वो मुराद सईद साहब से इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी साइड पे इमरान खान साहब बैठे हुए जेल से, वहाँ से को आर्डर्स आ जाते हैं कि इसको निकाल दो, इसको रख लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं हर तरफ से मार खा रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से भी, पार्टी से भी, फिर इमरान खान से भी, फिर मुराद सईद से भी, और उसकी हिफाजत भी कर रहे हैं, उसको खाने भी खिला रहे हैं, और साथ साथ ये उस तरह भी फिर रहे हैं वो। तो मेरा ख्याल है उस तंग आके उन्होंने कहा कि लो जी बता दो, तो अब ये बता दिया गया। तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा अरसे तक अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुराद सईद साहब की कोई खिदमत नहीं करना चाहते, उनकी मेहमान नवाजी से वो तंग आ गए हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुराद सईद साहब को वहाँ उन्हीं की गवर्नमेंट से गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसके बाद इस्लामाबाद ला के यहाँ उनको कभी इस जेल में, कभी उस जेल में, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। गंडापुर ने सब कुछ बता दिया, बस पता ना बता दें कि हैं कहाँ पे। नहीं, वो तो पता बताना बाकी हो सकता है, बता भी दिया हो जाए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट स्टोरी है जी हमारी काजी फायज इस्सा साहब के हवाले से। बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम चल रही है ये स्टोरी जी कि एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। सबका अपना मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब को सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि एक्सटेंशन ना हो जाए, PMLN चाहती है एक्सटेंशन हो जाए। काजी फायज इस्सा दरअसल ख़ुद क्या चाहते हैं और प्रैक्टिकली या टेक्निकली हो क्या सकता है, ये स्टोरी आपको बताते हैं। अब देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून हैं और उनके ज़ाहिर तमाम जजेस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पुराने वो वकील हैं और फिर बार की सियासत भी करते हैं। वो उनका बाकायदा एक धड़ा है, अपना एक ग्रुप है उनका। और उससे पहले भी वो उमर अताब बंदियाल साहब के बहुत बड़े एडवोकेट थे वो। और जब गवर्नमेंट जो थी उमर अताब बंदियाल साहब के बारे में कोई बात करती थी नून लीग, तो ये उनको समझाते थे कि ऐसी कोई मसला नहीं है, उमर अताब बंदियाल साहब हमारे कंट्रोल में, कोई मसला ही नहीं। फिर जब उन्होंने जजेस की अपॉइंटमेंट का इशू था तो पार्टी कुछ जजेस के ऊपर राज़ी नहीं हो रही थी। इन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं, मैं इनको जानता हूँ, ठीक हो जाएगा, और उन्होंने पूरी गारंटी दी। लेकिन वो जजेस जब वो अपॉइंट हुए तो उसके बाद उल्टा काम शुरू हो गया। तो पार्टी ने इनसे पूछा कि जनाब ये क्या? उन्होंने कहा जी फ़िक्र न करें, आगे चल के ठीक हो जाएंगे, धूप लगेगी तो ठीक हो जाएँ। लेकिन वो मामला नहीं सेटल हुआ। अब वो चाहते हैं कि काजी फायज इस्सा साहब चले जाएं, क्योंकि बार बार यही एक अकेले हैं जो कहते हैं जी कैसा ने मुझे खुद कहा अटॉर्नी जनरल के सामने जी मैं तो तोसी लेना ही नहीं चाहता। भाई दूसरी पार्टी भी था, कुछ दूसरा भी तो बंदा बोले। वो नहीं बोल रहे, सिर्फ आज़म नज़ीर तारड़ साहब बोल रहे हैं। जब भी किसी जगह पे कोई बात होती है तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से आ जाता है नहीं 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 वो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते। ये बार बार वो इस तरह कह रहे हैं कि काजी साहब पक्के हो जाए कि हाँ जी मैं नहीं लेना चाह रहा। लेकिन काजी साहब ने देखे उसके बाद कभी बात नहीं की किसी जगह पे। खुद भी तो बता सकते हैं। हाँ, खुद भी तो बता सकते हैं। खुद वो दे दें, एक प्रेस रिलीज जारी कर दें कि जी मैंने फैसला किया कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा, और अगर मुद्दत मुलाजमत में इजाफा भी होता है जजेस की रिटायरमेंट में तो मैं उसका फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, मैं वक्त पे जा रहा हूँ
बाकी उसके बाद जो लोग हैं उन सबको फ़ायदा हो जाए। और मंसूर अली शाह साहब जो वो 6 साल के लिए बन जाए बेशक उसके बाद चीफ जस्टिस, तो वो ये ऐलान कर सकते हैं, लेकिन वो खामोश बैठे और मेरा ख्याल है समझदारी का सबूत दे रहे हैं, उनको बोलना भी नहीं चाहिए इसमें। लेकिन इस साइड से पूरी पार्टी में गवर्नमेंट में से सिर्फ आजमजीद तारड़ साहब, जहाँ पे भी बात होती है आजमजीद तारड़ साहब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी नहीं नहीं वो तो कह रहे हैं कि मैंने मिले नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी बंदे को अगर आपने किसी चीज़ से रोकना हो ना, पंजाब के अंदर एक पुरानी कहावत है, बड़ा पुराना तरीक़ाकार है कि वो पूछते हैं ना जी, कोई किसी ख़ानदान में कोई मेहमान आ जाए कि चाचा जी चावल खाएंगे, तो एक साइड से एक बंदा बोलता है नहीं 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 चाचा जी चावल खाते ही नहीं। वो चाचे को बोलने तो दो यार पहले। वो कहता है नहीं 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 चाचा जी कहते हैं जी मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है, मैं बादी है चावल मैं तो खाऊंगा ही। अच्छा चाचे का बात जो थी मुंह में ही रह जाती है कि हाँ खाना है ये नहीं खाना है, तो एक दूसरा आदमी बोल देता है नहीं 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 हमारे चाचा ने कभी खाया ही नहीं। बिल्कुल। तो ये आजमजीद तारड़ साहब ये कर रहे हैं, नहीं 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 वो तो लेना नहीं चाहते काजी फायद ईसा साहब। भाई बात ये है कि अगर एक ब्लैंकेट फ़ायदा हो जाता है सारे सरकारी मुलाजमों को, तो काजी साहब क्यों नहीं लेंगे? फिर तो उनका हक है ना जी, आप उनके हक से क्यों महरूम करना चाहते हैं उनको? तो एक पुरानी खबर जो हमने सबसे पहले ये दी थी कि गवर्नमेंट जो है सबकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना चाहती है, मेरा ख्याल है वो अभी तक इन है वो खबर। और कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी है कि जी वो ठीक है वो नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर सबकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो जाएगा तो काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो जाए। तो एक प्लान है गवर्नमेंट का, और उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए उनको, क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक तो है नहीं, वो तो एक जनरल एक फैसला है ना जी सबके लिए। तो मेरा ख्याल है वो कर सकते हैं, और जब वो कर दिया जाएगा तो उसमें आर्मी चीफ को भी फ़ायदा हो जाएगा, उसमें काजी फायद ईसा साहब को भी हो जाएगा। और अगर ये मामला नहीं है तो आजमजीद तारड़ साहब को चाहिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करवा दें। भाई वो वज़ीर कानून है, वो ये कर सकते हैं ना। इससे पहले आप देख लें काजी फायद ईसा साहब का 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था जी कि वो अगले हमारे चीफ जस्टिस ये हैं, और उससे उमर अताब बंदियाल साहब जो थे कमज़ोर हो गए थे। और इसमें देख लें कि रिटायरमेंट में मुद्दत थोड़ी रह गई हुई है, और गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन दबा के बैठी है, तो गवर्नमेंट वो रिलीज़ कर दे। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये मामला पक रहा है और कुछ ना कुछ होगा। तोसी नहीं होगी हो सकता है काजी साहब की, लेकिन अगर एक जनरल एक फैसला हो जाता है तो उसमें काजी फायद ईसा साहब का भी फ़ायदा हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। बिल्कुल। और उसके अंदर अगर काजी साहब छोड़ना चाहेंगे कि अगर सबकी तोसी हो जाती है तो फिर तो काजी साहब को रिज़ाइन करना पड़ेगा, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर रिज़ाइन करना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि काजी साहब रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि रिज़ाइन करने का नुकसान है उनको, फ़ायदा कोई। ठीक। चलते हैं नाज़रीन अपनी अगली स्टोरी की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है जी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आप जब भी कोई मंजरनामा देखते हैं, कोई खबर आपको दिखाई जाती है, तो बाज़ औक़ात वो सिर्फ कवर स्टोरी होती है, आपको बताया जा रहा होता है, आपकी ज़हन साजी की जा रही होती है कि ये होने जा रहा है, लेकिन दर हकीकत असल कहानी और होती है, उसके पीछे स्टोरीज़ और होती हैं, मकासद और होते हैं। 8 सितंबर के जलसे के बारे में भी हमारे पास कुछ ऐसी ही खबर है, कुछ ऐसा ही हमारा तज्ज़िया है। ये पूरी डिटेल से आपको बताते हैं कि 8 सितंबर का जलसा जो PTI करने जा रही है उसका असल मकसद क्या है। वो मकासद नहीं जो 3 मकासद आपको बताए गए हैं, असल चीज़ कुछ और। अब 3 मकासद है। इसके पहली बात तो यह है कि तो एक सेटलमेंट हुई थी इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये सेटलमेंट जो थी वो करवाई थी अली मीन गंडापुर साहब ने। उन्होंने कहा था जी कि 22 अगस्त का आप जलसा मनसूख कर दें, तो और उसके बाद जो भी नई तारीख आप देंगे उस तारीख के तहत आप जलसा कर लें, और गवर्नमेंट उसके रास्ते में रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब जो पहले तो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरा रब्ता हो गया हुआ है और देख लें मेरा जलसा हो गया है, और किसी ने इसके रास्ते में रुकावट खड़ी करने की कोशिश नहीं की। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद जो है सीना तान के हमने जलसा किया, और इसके अंदर सारे पाकिस्तान से लोग आए। तो एक तो ये चीज़ वो साबित करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके जो वर्कर्स हैं, इमरान खान साहब उनको एंगेज रखना चाहते हैं। जब वर्कर्स घर में दुबक के बैठ जाए तो फिर पार्टी ख़त्म हो जाती है, और खान साहब जो है थोड़ा थोड़ा कुछ ना कर आके हल्के सुरों में अपनी मौसीकी जारी रखना चाहते हैं कि जनाब मैं अभी तक मौजूद हूँ, और हमारा बयानिया जो वो चलता है, और लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और बिल्कुल फिक्र ना करें, अनकरीब जो है हमारी ये सख्तियाँ ख़त्म होने वाली हैं और गवर्नमेंट हमारी हो गई हैं। एक तो वो ज़रा लहू गरमाना चाहते हैं अपने वर्कर्स का, और अपने जो लीडर्स हैं उनको भी वो बहाल रखना चाहते हैं, उनको मार्केट में रखना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि वो गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जनाब मैं जेल में हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मेरी आवाज़ पे बाहर निकलते हैं, और अगर वहाँ पे 1 लाख बंदा जमा हो गया तो गवर्नमेंट तो वाकई घबराएगी। तो इमरान खान साहब गवर्नमेंट को ज़रा चाहते हैं कि घबराए भी। तो अब इमरान खान साहब के 3 ये मकसद है। इसके अलावा ना उन्होंने आज़ाद अदलिया के लिए कोई एफर्ट करनी है, वो मुमकिन नहीं उनके लिए, ना ही वो हकीकी आज़ादी के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, ना ही उनका कोई मैंडेट वापस होना है इस जलसे की वजह से। और खान साहब इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन उसके जो मकासद है वो ये 3 मकसद। गवर्नमेंट का तरा निकालना, गवर्नमेंट तरा निकालना। ठीक है। चलते हैं नाजरीन अपने व्लॉग के एंड पे आ गए हैं जी। बिल्कुल सबसे पहले जो हमने मसले का एक सेगमेंट स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है।
ओवरसीज़ पाकिस्तानी सर साहब हमें बहुत देखते हैं, बहुत क्वेश्चंस उनकी तरफ से आते हैं। एक क्वेश्चन आज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से लिया गया, राजा इफ्तिखार हुसैन है शिकागो से। इन्होंने कहा जी पासपोर्ट की तजदीद इंतहाई ताख़ीर का शिकार है, 8 माह हो गए हैं उनका अपना पासपोर्ट अभी फंसा हुआ है, और ये वाला मसला जो है ये ओवरऑल बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ चल रहा है। तो इसके हवाले से वो कहते हैं ये देखिए बात उनकी वैसे बिल्कुल दुरुस्त है, और ये चीज़ जो है ना ये बड़ी अलार्मिंग है। पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको अपनी फैमिली के पासपोर्ट लेने के लिए, अपने पासपोर्ट लेने के लिए बड़ा जलील होना पड़ता है। उससे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए इस सिस्टम को ऑनलाइन कर दें, और उनका पासपोर्ट अगर पाकिस्तान से भी बन के जाना है तो पाकिस्तान से भी बन के चला जाए, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे पूरे सिस्टम लगाए जाएं। अभी लगाए हुए हैं बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड के अंदर भी हैं, अमेरिका के अंदर भी, यूरोप के कंट्रीज़ में भी हैं जहाँ पे बाकायदा मशीनें ली गई हैं और वहाँ पे ये पासपोर्ट बनते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है और महंगा है सारा सिस्टम। तो चाहिए इनको यही कि यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान यहाँ से पासपोर्ट भेज दे, कोई ऐसा इशू नहीं, और ऑनलाइन बुकिंग हो इसकी, वहाँ अपने सिस्टम में लोग बैठ के लॉगिन करें और वहाँ पे जो फ़ीस है वो ऑनलाइन जमा करवाएं, और यहाँ से पासपोर्ट जो है वो डिस्पैच हो जाए। अब डिस्पैच होने के 2 तरीके हैं वैसे तो। अब आपको पता है पासपोर्ट्स बाहर नहीं जा सकते डॉक के ज़रिए, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन ली जा सकती है। ठीक है। ना हुआ तो डिप्लोमेटिक बैग्स जो होते हैं उनमें वो जा सकते हैं, तो यहाँ से डिप्लोमेटिक बैग्स पे वो जाए। और जो भी आदमी पासपोर्ट अप्लाई करे उसको पता होना चाहिए कि फ़लाँ तारीख को मेरा पासपोर्ट आ जाएगा, और यहाँ से बाकायदा इनिशिएटिव उसका लिया जाए, उनको बताया जाए जी फ़लाँ तारीख को ये डिलीवर होगा, फ़लाँ जो डिप्लोमेटिक बैग होगा उसमें ये पासपोर्ट आपका जाएगा। तो डिप्लोमेटिक बैग्स के ज़रिए आप पासपोर्ट भेजें लोगों को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। आप दरमियान से सफारत खाने को निकाल दें, वहाँ से वो बार बार लोगों को बुलाया जाता है, लोग जाते हैं, फिर उसमें बड़ी जलालत होती है, बड़ी ख्वारी होती है। ये जो है ना जी हमारा कि वहाँ पे बायोमेट्रिक होना है सारा, तो बायोमेट्रिक के लिए ऑनलाइन सिस्टम बना लें। कौन सा ऐसा मसला है जो इतने हम कहते हैं जी आईटी के बड़े बड़े दिमाग हमारे पास पड़े हुए हैं, तो शीज़ा फातिमा साहिबा जो है उनको कहें जी इसमें बना लें, और रिकॉर्ड तो आपके पास होगा ही, कौन सा पहली मरतबा पासवर्ड बन रहा है बंदे का, तो आपने फिंगर जो है या फेस जो मैच ही करना है तो आपके सिस्टम के साथ हो जाएगा, उसमें कौन सा हर्ज है। तो पहले से चीज़ें मौजूद हैं तो आप उसको वो करें। देखिए पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, ये कौन सा कोई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे एम्बेसीज़ हो ना पाकिस्तान के अंदर, जो बाहर की एम्बेसीज़ है वो अपने मुल्कों से मंगवाती है ना जी। अब कनाडा को पासपोर्ट चाहिए तो क्या कैनेडियन एम्बेसी के पास है, वो यहाँ से पूरा डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं उसको, और वहाँ से पासपोर्ट बन के आ जाता है, तो आप करवा दें, क्या हर्ज है उसके अंदर। और 8-8 माह की ताख़ीर है तो थोड़ा जल्दी भी जाती है, और उसमें अगर आप ये समझते हैं कि जी वो ज़रा बर्डन ज़्यादा है तो आप फ़ीस ज़्यादा कर लें, आप अर्जेंट फ़ीस लें लोगों से, महीने की डेट दें, और उससे भी ज़्यादा अगर उस बंदे को है तो 4 गुना 5 गुना फ़ीस लेके 1 हफ़्ते के अंदर पासपोर्ट भेजें, उसमें कि क्या ख़राबी है। ठीक ठीक। अब चलते हैं जी अपनी सवाल की तरफ। ग़ुलाम शब्बीर साहब का क्वेश्चन है चौधरी साहब, वो कहते हैं जी कि जनरल फैज़ हमीद का 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या कोई किरदार था? उनका किरदार था। ये जो जितने उम्मीदवार हैं उनकी जो फहरिस्तें हैं उसमें उनकी तैयारी में उनका काम था, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर थे, उनको तो पता ही नहीं उम्मीदवारों के बारे में, तो किसने ये फ़ैसला किया कि इन उम्मीदवारों को देना चाहिए टिकट्स हैं। और इसके अलावा जो पब्लिसिटी है उनकी, उसके अंदर उनका था। फिर कहीं कहीं जो आरोज़ हैं उसके अंदर भी उनका इंटरवेंशन थी, और इसके अलावा जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी मदद की। तो 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का कंट्रीब्यूशन था, और कुछ न्यूज़ चैनल्स को और कुछ जर्नलिस्टों को भी उन्होंने अप्रोच किया था, और उस वजह से ये मामला जो है ना फैलता चला गया। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि उन्होंने 8 फरवरी में इमरान खान साहब को सपोर्ट की, और बाकी ये है कि उससे पहले जो कोर्ट्स के अंदर होता रहा, जहाँ जाके कभी उनका बल्ला मिल रहा है कभी वापस हो रहा है, उसमें भी उनके कंट्रीब्यूशन था। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आपने व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अब आखिर में एक मैसेज आपको ये देते हैं कि जब भी हम इकोनॉमी की सूरत हाल देखते हैं तो यकीन माने कि दिल दहल जाता है, हम परेशान होते हैं, और हम आपसे स्पेशल ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी नफ़रतें भुला के तमाम लोग चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है पाकिस्तान के बारे में सोचें, मिल के बैठें और कोई अच्छा फ़ैसला करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।